नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। समीक्षा, सियासत और सवाल। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लखनऊ में बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत यूपी के 3000 नेता शामिल हुए और हार पर मंथन किया गया। माना जा रहा है कि एक मंच पर इकट्ठा होकर चुनावी नतीजों के साथ ही आगे की रणनीति और रोडमैप तैयार करने को लेकर अब बीजेपी कदम टाल कर रही है। मगर जिस तरह से पहले समीक्षा और अब बैठक में रणनीति पर चर्चा कर रही है, उससे एक बात तो साफ है कि चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी में खलबली मची हुई है और चिंता भी है। वहीं जिस तरह से 7 राज्यों में उपचुनाव में एक बार फिर से 10 सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन ने चुनावी बाजी मारी है, उससे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे अपनी रणनीति और वायदों की जीत करार दे रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी की बैठक में एक तरफ मंथन तो दूसरी तरफ मंच से योगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी आने वाले सभी चुनावों के लिए तैयार भी है और मुस्तैद भी है। साथ ही नाराज कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में बीजेपी की रणनीति कोई कमाल कर पाती है या फिर विपक्ष का फॉर्मूला सही साबित होता है। वहीं इस पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रही है और 40 वर्ष से जो बीमारी थी, इस बीमारी से होने वाली मौत 90 से 95% मौतें अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदायों की थी। आज उस मौत को हम लोगों ने, डबल इंजन की सरकार ने पूरी तरह नियंत्रित किया है। इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कल्पना थी, आज आप जाते होंगे आपको 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलती होगी। आज आप कहीं भी जाइए, प्रयागराज जाइए, काशी जाइए, लखनऊ आइए, अयोध्या जाइए, गोरखपुर जाइए, पश्चिम के किसी भी जनपद में जाइए, इंटर स्टेट बॉर्डर पर जाइए, आपको लगेगा आज कोई नहीं कह सकता है, उसको उत्तर प्रदेश का वासी कहने में संकोच नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी अन्य जगह से अच्छा आपको प्राप्त होगा। मुझे याद है जब मैं बुंदेलखंड गया था पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, मेरे साथ आज के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी थे। हम लोग चित्रकूट में गए। मैंने चित्रकूट में वहां के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। रात्रि को मैंने वहां के उद्यमी और व्यापारियों के साथ बैठक की थी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार चित्रकूट में अच्छे होटल क्यों नहीं आ रहे हैं, अच्छी धर्मशालाएं क्यों नहीं बन रही हैं? उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा अगर कोई निवेश करेगा तो डकैत उसका अपहरण कर देंगे। तो मैंने कहा मैं अगली बार तब आऊंगा जब यहां से डकैतों से मुक्त कर दूंगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज न केवल बुंदेलखंड चित्रकूट बल्कि पूरा बुंदेलखंड डकैतों से मुक्त हो चुका है। माफिया से मुक्त, डकैतों से मुक्त। आज आप कहीं भी जाते होंगे, क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या मथुरा वृंदावन, क्या विंध्यवासिनी धाम, क्या सुखतीर्थ, क्या निमिषारण्य, क्या ये आपकी वैचारिक यात्रा और आपकी आध्यात्मिक विरासत को क्या सम्मान यहां पे नहीं मिला? आजाद देश 1947 में हो गया था। ये काम 1947 में होना चाहिए था। ये कार्य उसके बाद होना चाहिए था। डॉक्टर लोहिया की विरासत को संभालने वाले लोग, जिस डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि भारत की पहचान 3 महापुरुषों पर है, उन्होंने कहा था कि भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और शिव की पूजा होगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और राम, कृष्ण और शिव की इस परंपरा को क्या इन समाजवादियों ने कलंकित नहीं किया था? क्या अयोध्या को लहूलुहान नहीं किया था? और क्या यही कार्य ये लगातार नहीं करते रहे? मुझे आश्चर्य होता है
राजूपाल की हत्या होती है प्रयागराज में, क्या राजूपाल पिछड़ी जाति के नहीं थे? उमेश पाल की हत्या होती है, क्या उमेश पाल पिछड़ी जाति के नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की निर्मम हत्या हो जाती है और कृष्णानंद राय के साथ गोलियों का शिकार होने वाले लोग कौन थे? एक रमेश पटेल थे, एक रमेश यादव थे, कोई अन्य पिछड़ी जाति का था। क्या इनको पिछड़ी जाति में नहीं मानते लोग? क्या क्यों नहीं इनके बारे में आवाज उठी? ये आवाज को तभी बल क्यों मिला जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई। और आज आप देखते होंगे इन माफियाओं के लिए फातिया पड़ने वाले लोग किस प्रकार से चिल्ला चिल्ला करके फिर से चुनौती देने की स्थिति में आए हैं। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया। सबका साथ और सबका विकास, लोक कल्याणकारी योजनाओं की किसी भी योजना में आप देख सकते हैं, क्या राशन की योजना, क्या मकान की योजना, क्या हर घर शौचालय की योजना, चाहे हर घर नल की योजना, चाहे आयुष्मान कार्ड या किसी भी अन्य योजना में, उज्ज्वला योजना की हो योजना हो, कोई भी योजना हो, क्या किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ? जाति, मत, मजहब के आधार पर, चेहरा देख करके किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं। हम जनता की बात करते रहे और भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करते रहे। देश की जनता अपने मुद्दों पर चुनाव चाहती थी, संविधान की रक्षा पर चुनाव चाहती थी। उस आवाज को राहुल गांधी जी उठा रहे थे, कांग्रेस पार्टी उठा रही थी और उसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी के जो उठाए मुद्दे थे, जो न्याय पत्र था, जो हमारे न्याय वादे थे, उन पर जनता ने वोट किया। लोगों ने राहुल गांधी पर भरोसा किया, पीडीएफ के नेताओं पर, इंडिया गठबंधन के नेताओं पर भरोसा किया। बीजेपी को जनता ने नकार दिया है और भाजपा का ये आत्मविश्वास नहीं, अहंकार था। वो अहंकार कर रहे थे, सवाल उठाने वालों को जेल भेज रहे थे, नेताओं को ईडी सीबीआई से डराने की कोशिश कर रहे थे। जनता ने उसका जवाब दिया है। अति आत्मविश्वास नहीं, भारतीय जनता पार्टी जनता में विश्वास खो चुकी है। जो बुनियादी सवाल हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ये सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। और तो और जिस तरह से पेपर लीक हुए और जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, सड़कें गड्ढों में, अब तो उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त का ये लोग नारा देते थे और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढा युक्त हो चुका है। केंद्र और राज्य की लड़ाई जनता के बीच में है, सब लोग देख रहे हैं। जनता किस तरह से भुगत रही है डिप्टी सीएम और सीएम की लड़ाई, केंद्र और राज्य की लड़ाई में। अच्छा होता ये सरकार जब जनहित में कोई काम नहीं कर पा रही है तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा, उसके बाद से चिंतन और मंथन का दौर लगातार जारी है। इस दौरान एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें फिर से रणनीति बनाई गई कि आखिर किस तरह से उपचुनाव में आगे बढ़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का बढ़ता हुआ कद बीजेपी के लिए टेंशन बना हुआ है। हालांकि अब सवाल यही कि आखिर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वापस यूपी में कमबैक करेगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था 2022 में किस तरह से 62 सीटों के बाद सीधे बीजेपी 33 में सिमट गई। तो आखिर किस तरह से यहां पर रणनीति बीजेपी की कितनी सफल दिखेगी, या फिर जो इंडी अलायंस है उसका पीडीए का फॉर्मूला कितना आगे यहां पर बढ़ता है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी से नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप भटनागर जी, कांग्रेस से प्रवक्ता आशीष मिश्रा जी और समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अशोक तिवारी जी। सबसे पहले आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सबसे पहले मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। पहले अयोध्या, फिर बद्रीनाथ, अब तीसरा नंबर किसका है? जी देखिए, वैसे तो हम लोगों ने काशी, बद्रीनाथ और अयोध्या तीनों का रोड मैप तैयार कर लिया था, लेकिन ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, थोड़ी सी कुछ में कमियां रह गई हो, वरना काशी से भी आपको अद्भुत नजारा देखने को मिला होगा। अब सबसे पहले आते हैं कि जो आपने अभी योगी आदित्यनाथ जी के विश्लेषण चलाए, वहाँ पे मैं नोट डाउन कर रहा था, वहाँ पे देखिए आपने कैसे दूध। मिश्रा जी, अगर आपके पास जिस फोन को आप यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा अपने पास रख लीजिए, हमें आपकी ऑडियो और क्लियर आएगी। अभी आ रही है आपको? जी जी जी। तो जिस प्रकार से रिया जी
योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ जी की बातों में आपने समझा होगा, उनको चुन चुन कर, जो कहते हैं हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, वो चुन चुन कर पिछड़ी जातियों का नाम गिनाते गए और उसमें एक नाम आता है कृष्णानंद राय जी का। कृष्णानंद राय जी को ये वो नहीं कह पाए कि वो एक ठाकुर सवर्ण जाति के या अगड़ी जाति के व्यक्ति थे, उसमें उन्होंने पटेल साहब का नाम ढूंढ के निकाला जो पिछड़े समुदाय से बिलोंग करते हैं। मतलब अब इनको ये चीज समझ में आ गया कि जो पीडीए ने नारा दिया था, जो इंडिया गठबंधन में जिस पिछड़ों की बात उठाने की बात कही थी कि वो उपेक्षित लोग हैं, उनके विषय में जानकारी हमें लेना चाहिए, तो उनके ऊपर ध्यान हमें देना चाहिए। अब उनको इस बात का ध्यान आने लगा। वो लोग तो चल ही रहे ना, सबका साथ सबका विकास, यही तो नारा है भारतीय जनता पार्टी का। बराबर है। तो अभी जैसे उन्होंने अपनी योजनाएं गिनाई थी ना, तो उस योजनाओं में वो उज्ज्वला योजना गिना रहे थे, बाकी घर से नल जल गिना रहे थे। तो ये वास्तविकता उनको जाके देखनी चाहिए, कितने घर से नल से जल का कार्यक्रम उनका संपन्न हो पाया है, और दूसरी चीज, और किन किन घरों में वो लगे हैं। ये वही योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन वाली सरकार है ना, जो दिवाली और होली में मुफ्त सिलेंडर देने का काम करने वाली थी। चुनाव के पहले ये राशन के साथ में तेल, चना, सब कुछ घी डाल के दिया करते थे। ठीक है, प्रदीप जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है मिश्रा जी, जनता ने इनको नकारा है। इनकी बातों में जो दो ढोंग इनको देखने को मिला जनता को समझ में आ गया चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रदीप जी जवाब दीजिए। साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जनता ने नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी को। क्या मानेंगे आप, आखिर क्या वजह रही कि उपचुनाव में जिस तरह से अभी हमने कुछ ही दिन पहले देखा, रिजल्ट सामने आए, 7 राज्यों की जिन 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें से महज 2 पर बीजेपी जीत पाती है। क्या कहिएगा? कभी जीत और कभी हार, और हार तो ये कि हम भी बहुत लंबे टाइम पक्ष में रहे। मगर आपने एक सवाल करा था, एक प्रोजेक्ट बोला था आपने, सुना था भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हारी। अगर बहुत बुरी तरह हारती तो कांग्रेस की तरह एक नहीं रह जाती। अगर बहुत बुरी हारती तो पिछली बार 3 नहीं जाती समाजवादी। नहीं, बुरी तरह हारी नहीं तो जीती भी तो नहीं ना भटनागर जी। जीती है, 33 सीटों पर जीती है, बुरी तरह थोड़ा ना हार होती है। 400 का नारा दिखा रहे हैं यहाँ पर मिश्रा जी, 400 पार का जो नारा दिया था। जी बिल्कुल, अभी भी 400 पार का नारा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कमिटमेंट है तो है, उससे कोई पीछे कुछ नहीं। यही चीज तो अभी भटनागर जी, यही चीज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बीते दिन कही कार्य समिति में कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से चोट एक पहुंची। क्या मानेंगे, क्या आप कहिएगा इस चीज पर कि आखिर क्या जो 62 से आप लोग सीधे 33 पर सिमट गए, क्या वजह मानते हैं? 62 पे थे तो 33 पे आधे पे आ रहे, तो वजह कोई हो, ठीक है ना। कुछ जो लोगों ने झूठ परोसा और आज ही बैठ के झूठ बोल रहे हैं, उसको नहीं दिखता। मैं थोड़ा सा सवाल का जवाब दिया, कृष्णानंद राय जी की बात कर रहे हैं, ये नहीं बताया कि हत्या किसने करी थी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने की बात तो माने, मुख्यमंत्री जी की तो पकड़ी नहीं। तो उन्होंने कहा जो एमएलए के साथ कृष्णानंद राय के साथ जो लोग थे वो क्या थे, उन्हें गोली मारी गई, मगर ये नहीं मारा, मतलब बोला कि किसने मारी, क्यों मारी, ये बात नहीं। ये क्या ना, ये बेचारे क्या करें, यदि बड़े मजबूर है, आधा अधूरे बोल के चले जाते हैं, पूरा करते। अब आते हैं मंथन के ऊपर। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने मंथन करा और बहुत अच्छे से करा, और चाहिए ये संगठन सिस्टम है और संगठन सिस्टम समझते नहीं। मंथन हो गया है, उसका कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा हमें उपचुनाव में? ठीक है, प्रदीप भटनागर जी को एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास करेंगे, कुछ ऑडियो में दिक्कत है। मैं आऊंगी आपके पास मिश्रा जी, एक बार तिवारी जी का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीए का फॉर्मूला एकदम सटीक साबित हुआ, उसका परिणाम भी देखने को मिला उत्तर प्रदेश में, और देश भर की बात करूं तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभर गई है। लेकिन सवाल यही कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अब चिंतन मंथन शुरू कर दिया, बैठकें शुरू हो गई है। कैसे बीजेपी के विजय रथ को रोकेगा? जी देखिए, बीजेपी तो अब उल्टी गिनती में चल रही है पूरी तरह से। वो समझ नहीं पा रही है, चिंतन मंथन भी कर रही है, उसमें भी समझ नहीं पा रही है। उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नाम ले रही है। उसको अब रात में सपने आते हैं समाजवादी पार्टी के, माननीय यादव जी के। इतनी डर गई है, इतनी भयभीत है कि वो चिंतन मंथन भी ठीक से नहीं कर पा रही है। भाजपा इतनी समाज प्राय पार्टी है। आज हालात ये है
कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़े भी शामिल हैं, आदिवासी, सभी लोग सर्व समाज ने हमें वोट दिया है। खास तौर से दलितों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, पिछड़ों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, तब जाकर के हम 240 से भाजपा को रोक पाए हैं। और भाजपा अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। आज एनडीए की सरकार है। ये उत्तर प्रदेश ने ही करिश्मा दिखाया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा बहुत कमजोर हो गई है, आज जनता से दूर जा चुकी है। भटनागर जी जवाब दीजिए। जुड़ नहीं रही है। तिवारी जी कह रहे हैं जनता से दूर जा चुकी है बीजेपी बहुत, और इस वक्त जो ये चिंतन मंथन चल रहा है वो इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से डर चुकी है बीजेपी। लगातार नाम ले रही है समाजवादी पार्टी का, और 10 की 10 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। उपचुनाव पूरी तरह से जीता रहे हैं, भारी बहुमत से जीतेंगे हम 10 की 10 सीटें। आप अशोक जी से पूछ रही है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा पहले तो अशोक जी को ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में आदिवासी कहाँ है। पहले आदिवासी 50 बार बोल चुका हूँ, 50 बार बोल चुका हूँ, पूछ चुका हूँ, ये आदिवासी रहते हैं। आप पीडीए की बात कर रहे थे, जो आपके साथी जो अलायंस है वो आपको छोड़ के क्यों चले गए? वो भी तो पिछड़े दलित शोषित थे, चाहे आप जयंत चौधरी लगा लीजिए, चाहे राजभर जी लगा लीजिए, चाहे धनसिंह जी लगा लीजिए, तो छोड़ के चले गए। अगर आपने आदिवासी नहीं छोड़ के चले गए, लेकिन जनता तो उनके साथ चली गई ना। कौन जनता चली गई? आप एक चीज बताइए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी से ज्यादा सीटें आई हैं या नहीं आई हैं? बिल्कुल आई है ना। तो जनता तो उनके साथ चली गई, नेता आपके साथ आ गए तो क्या हो गया? उन नेताओं के आने से कौन सा बीजेपी को कुछ फायदा हो गया? 8,500 रुपए में इनका झूठ से बता दीजिए कौन सा देश का संविधान खत्म हो रहा है और कौन सा संविधानिक किताब खत्म हो रही है। जिन्होंने जनता में, दलितों में, शोषितों में जो भ्रम पैदा करा, और खासतौर मुस्लिम कम्युनिटी में जो जिन्होंने भ्रम पैदा करा। मिश्रा जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको, एक सेकंड मैं बोलिए मिश्रा जी। रिया जी देखिए, यदि इस बात को माना जाएगा तो भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता अपने पूरे कैंपेन के दरमियान हमने कहा था कि 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, और हमारी सरकार बनते ही 4 जुलाई से हम ये योजनाओं का लाभ जनता को देना शुरू करेंगे। यदि इनको 8,500 इतना चुभ रहा है तो इनको ये पहले कहना चाहिए कि 15 लाख का ढकोसला किसने किया था, 15 लाख का जुमला किसने फेंका था। इसलिए 2014 में सरकार बनी थी। आपके पास बहुत ही आदियां थी ना, इनके ऐसे ऐसे बाबाएं थे जो इतने गड्डियां लेके जाते थे और रजत शर्मा जी के शो में बैठ के कहते थे ये स्विस बैंक के अकाउंट के खाते धारकों के नाम है, ये पैसे आ गए तो 15-20 लाख खाते में यूं ही मिल जाएंगे। जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर जो विकास कार्यों का मुद्दा था, वो जनता के बीच नहीं पहुंच पाया, क्या वजह मानेंगे? आपने देखो मेरी बात बोली रिया जी, मुझसे पूछ रहे हो आप? अपने थोड़ा सा की बात है, उसी ना केजरीवाल आपके साथी है। जब वो रजत शर्मा जी के बैठे दलित दिखा रहे थे तो पूछिए ना, सोनिया जी को चोर किसने कहा था, राहुल जी को चोर किसने कहा था, पी चिदम्बरम को चोर किसने कहा था? अगर यदि आप प्रतिपक्ष सुनना चाहते हो, खुद ही अपने मंच पे एक बार खड़े होकर जोर से चिल्ला दो, चौकीदार जनता क्या कहती है, क्या बोलोगे आप? मैं क्या कह रहा हूँ, आप मंच पे ही बार किसी कार्यक्रम में जाइएगा और उस मंच पे से कहिएगा चौकीदार, देखिए जनता क्या जवाब देती है आपको। तुम्हारी मान्यता चली जाएगी, सीए तुम्हें खा जाएगा, एनआरसी तुम्हें खा जाएगा। सुनिए ना, बता रहा हूँ, सुनिए ना, जिस संविधान की आज आप दुहाई दे रहे हो, यदि आप जिस संविधान की आज दुहाई दे रहे हो, अपने चुनावी कैंपेन के दरमियान आपने इन्हीं सभी लोगों को तत्काल पार्टी से निष्कासित किया होता, जनता ने आपको सर माथे चढ़ाया होता, लेकिन उस समय आप लोग इनके तलवे चाटते हुए नजर आए। यही कारण था कि आपको जनता ने आईना दिखाने का काम किया, और जिस संविधान पे चुप्पी साथ बैठे थे नरेंद्र मोदी जी, उनको पार्लियामेंट में जाके सर माथे चढ़ाना पड़ा संविधान को। हमें कोई दिखाने की कोशिश नहीं करा। माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहे थे आप बुंदेलखंड के बारे में, और आप चित्रकूट के बारे में। मुझे बताइए, मुख्यमंत्री जी दिवाली और होली में कितने सिलेंडर बांटे? क्या गुंडा करती थी वहाँ पे? मुख्यमंत्री जी ने दिवाली और होली में कितने सिलेंडर मुफ्त बांटे? तो हाँ, कितने सिलेंडर मुफ्त बांटे? दिवाली और होली का बताइएगा, दिवाली और होली का बताइए, दिवाली और होली का बताइए। हाँ, जो हमारे यहाँ जो आयुष्मान कार्ड में जो हमारे यहाँ दिवाली और होली में आयुष्मान कार्ड है, कुछ भी प्रदीप भाई,
अरे पूछेंगे हावड़ा तो बताओ क्या हावड़ा के लिए है। मैंने आपको दिवाली और होली की बात की, जिसके ऊपर अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, जगत प्रकाश नड्डा ने मुहर लगाया कि आपको होली और दिवाली में बहनों को मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। कितना दिया गया? इसी के लिए आपको घर बैठाया गया है। चुप्पी जो साधे हो ना, इसी वजह से घर बैठाया गया है। आप जैसे आपके पास जवाब नहीं हो सकता। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, लेकिन भटनागर जी सवाल तो उठेंगे ना। जिस उज्ज्वला योजना की बात चल रही थी, जो आप जितनी भी योजनाओं की बात चल रही थी, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर नहीं, प्रदीप जी सुनिए, सवाल तो उठेंगे ना। जनता के बीच वो मुद्दे पहुंच नहीं पाए। अगर होता तो 400 पार जो दावे बीजेपी कह रही थी वो सच में दिखता, आंकड़ों में दिखता। पहले तो मैं इंडिया वॉइस के चैनल से बोलना चाहूंगा कि एक एक करके डिबेट कराएं। मैं बहस करने नहीं आया हूँ, डिबेट करने आया। तो पहले मेरी बात तो मुझे बोलने दिया जाए प्लीज। देखिए आप पूरी करिए भटनागर जी बात, लेकिन सवाल तो ये उठेंगे ना। मैं बिल्कुल सवाल का जवाब दूंगा। हमारे दो प्रवक्ता बैठे बेचारे, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप इस विषय पे भैया मैं बोलूँ पहले, आप बोलोगे? बोलिए। आप बोलो पहले। आपको लगता ज्यादा बोलना आ रहा होगा, ज्यादा आपको बोल दीजिए। मैं 2 सेकंड में बोल देता हूँ। मैं 2 सेकंड में बोल रहा हूँ, बोलिएगा। आप पूरा डिबेट खत्म कर दोगे। लेकिन आप पूरे डिबेट में होली और दिवाली के मुद्दे पर गैस सिलेंडर का जो आपने झूठा वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता से, आप उस पर एक शब्द नहीं बोल पाओगे। बोलो। ठीक है, मैं बिल्कुल बोलूंगा। ये हिमाचल की सरकार नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में आजादी योगी आदित्यनाथ की सरकार है। यहाँ जो लाभार्थी है उनको मिलेगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जो खोखले झूठे फर्जी भाषण दिए, मैं उसके ऊपर बात करो। आप चले गए हिमाचल, उत्तर प्रदेश से चलिए, मैं चलता हूँ आपके साथ हिमाचल। पहले उत्तर प्रदेश से बताइए, होली और दिवाली बताइए भटनागर जी, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, जहाँ पे लाभार्थी जो सिलेंडर के हैं केवल उनको दिया गया है जो 400 रुपए में सिलेंडर। सफेद झूठ, सफेद झूठ। मुझे बोलने दो, या तो आप बोलो या मैं बोल लेता हूँ। ठीक है मिश्रा जी ने एक बार बात पूरी कर लेने दीजिए। बोलिए बहस ना कराए, डिबेट कराए, बहस ना बोलूंगा बस। दूसरी चीज देखिए ऐसा है, ये कांग्रेस सरकार है जो पार्लियामेंट में भी झूठ बोलती है खड़े होकर हर विषय पे, और यहाँ भी बोलती है, और इनके साथी भी। ये क्या ना भ्रष्टाचार में लिखते हैं तो दूसरे को बोल के चले जाएंगे। बिल्कुल आज उत्तर प्रदेश में बताइए, समाजवादी पार्टी छात्र है आपके, आप झूठ बोले कैसे? आपने चीटे लाए, पूछ ले, दोनों मिलकर बता दीजिए कि आपने पीटीए का नारा दिया, आपने नहीं डराया, आपने जाएगा। भटनागर जी, जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा पीएम मोदी ने भी तो चुनाव के दौरान उठाया था, इलेक्शन कैंपेन्स में उठाया था, लेकिन जनता का समर्थन मिलता हुआ नहीं दिखा ना। अब आप उनसे कह रहे हैं, नहीं आप उनसे कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले पहले कांग्रेस पर सवाल उठाते थे, आप लोग भी तो अजित पवार पर सवाल उठाते थे एक वक्त पर। हम तो आज ही बोलते हैं ना कि कानून के दायरे में चल रही है ना हर चीजें। राहुल गांधी को बुलाया कानून के दायरे में, सीबीआई ने नोटिस दिया है ना अखिलेश यादव को, अभी तक नहीं गए। कानून से तो मैं भी ऊपर नहीं हूँ ना। अजित पवार है, जो भी जितने भी हो, जगह दुश्मन हो, कोई भी होता है, हेमंत भी शर्मा जिन पे भी एलिगेशन लगाए वो कोर्ट में जाके बोलेंगे, मेरे कोर्ट में थोड़ी ना बोलेंगे, ना मीडिया में आके बोलेंगे। चलिए ठीक है, आशीष जी आऊंगे आपके पास, एक बार अशोक जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी भी चर्चा में है। अशोक जी जिस तरह से समाज, ठीक है आऊंगे आशीष जी, आऊंगे आपके पास, एक बार अशोक जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी, जिस तरह से अब 10 सीटों पर उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव, क्या रणनीति लेकर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है? क्योंकि 2022 में हमने देखा बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, अब 2027 आंखों के सामने और उससे पहले उपचुनाव, क्या रणनीति समाजवादी पार्टी की? क्या 2027 भी कांग्रेस के साथ लड़ा जाएगा, इंडी अलायंस बनकर लड़ा जाएगा? जी दिया जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमारी रणनीति स्पष्ट है। हमारा जो कनेक्ट स्थापित हुआ है, जो संपर्क स्थापित हुआ है, खास तौर से दलित के साथ, पिछड़ों के साथ, और दलित पिछड़ों के साथ साथ हमारा सवर्णों में भी जो कमजोर ब्राह्मण है, पीड़ित राजपूत है या वैश्य हैं, जीएसटी की मार झेल रहे हैं, आधी आबादी है, सारे के सारे लोग हमसे जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी का आरोप भी लगाती है ना, कि जब समाजवादी पार्टी का राज था तब जंगल राज था, ऐसा था वैसा था। ये सब आरोप निराधार है, ये आरोपों की बात न करिए। नहीं, लेकिन 2022 में तो बीजेपी को आशीर्वाद मिला फिर जनता का। अरे बहुत जनता सुन रही है,
बीजेपी को सुनी नहीं रिया जी, अहमद भैया मुझे बोलने दीजिए। अंसारी किसने रिया जी मैं नहीं बोलूंगा, अब नहीं बोलूंगा मैं, मुझे बोलने दीजिए ना। जी अशोक जी बात रिया जी बोलने दीजिए। रिया जी आप इंटर करेंगी, जमीन छुड़ाई गई है, आपका इंटरप्शन इनका कूदना, मैं आराम से बोल रहा था अपनी बात को, आप उसको बोल सुना नहीं, नहीं हमारी भटनागर बात, जी जवाब दे रहे थे ना आपकी किसी बात पर। हमारी बात सुनिए ना जी आप पूरी करिए, तिवारी जी बात पूरी अपनी बात में सुनिए जी। सच्चाई ये है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी अगले भी उसमें शामिल है जी, आदिवासी, ये सारे के सारे लोग हमारे साथ हैं इस समय, हमसे जुड़े हुए हैं इस समय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ओर पूरा देश भी पूरा देश आशा भरी निगाह देख रहा है। पीडीए हमारे साथ है, हम पीडीए के साथ हैं, और ये पीडीए उनको उखाड़ के फेंक देगा तो 27 में इनका परखचे उड़ जाएंगे। 10 के 10 उपचुनाव हम जीते जा रहे हैं, पूरी तरह जीते जा रहे हैं जी। ठीक है भटनागर जी, जिस तरह से उपचुनाव अभी जो नतीजे हमने देखे 7 राज्यों की 13 सीटों पर बीजेपी महज 2 में जीत पाई, यहां तक कि जैसे उत्तराखंड में जहां आप लोगों ने क्लीन स्वीप किया था लोकसभा चुनाव में, वहां जो 2 सीटें थी बद्रीनाथ और मंगलौर, वहां भी कांग्रेस जीती। तो किस तरह से अब आगे बढ़ा जाएगा, क्या रणनीति, किस तरह से, क्योंकि यूपी में 2027 आपके सामने है, उससे पहले उपचुनाव है 10 सीटों पर, क्या रणनीति? और यहां पर जो तिवारी जी जो बात कर रहे हैं कि पीडीए दलित वोटर जो है हमारे साथ है, हमारे पास अपना वोट बैंक है, कैसे लड़ा जाएगा? मैं तो सभी से कहूंगा इन्हें बल बुद्धि दीजिए, दलित समय कम है भटनागर जी, छोटा सा जवाब, समय कम है। हाँ बिल्कुल, देखिए जनता ने जो हमें हार या जीत दी है उसको हमें स्वीकार है, और हो सकता है हमारी कुछ कमी रह गई हो सेवा में, उसको पूर्ण करेंगे। बिल्कुल, यानी कमी रही है लेकिन उससे सीखा जाएगा। ठीक है, समय कम है भटनागर जी, माफी चाह रही हूँ। यानी जो कमी यहाँ पर रही है भारतीय जनता पार्टी उससे सीखने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बढ़ता हुआ कद, यूपी में बढ़ता हुआ जनाधार, दूसरी तरफ जिस तरह से बीजेपी का मंथन, चिंतन और बैठकों का दौर जारी है। हालांकि जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है, उससे पहले यूपी में उपचुनाव, उसके बाद 2027 उसके रण में आखिर जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है, किसके मुद्दे किस पर कितना हावी होते हैं, वो वक्त बताएगा। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के रण में लगातार मंथन चिंतन का दौर जारी है, समीक्षा की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सियासत और सवाल बरकरार है कि आखिर किसके मुद्दे किस पर कितना हावी होते हैं। बीजेपी जो अपना विजय रथ है उसे बरकरार कैसे रखती है, और पीडीए का फॉर्मूला चलकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या बीजेपी पर यहां पर हावी होती है। खैर ये वक्त बताएगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।